बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जब शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, तो फिर सदर साहब को एहसास हुआ कि ये मामला कुछ और है। वो जो साइफ़र वाली पूरी कहानी है, उसकी एफआईआर का अंदराज है, तो उसके अंदर ना सिर्फ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, बल्कि हर वो शख्स जिसको नामजद किया जा सकता है कि वो इसका हिस्सा बने, मीटिंग में बैठे थे या उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स तक रसाई की या इनको पब्लिक करने में रोल अदा किया, इंटरसेप्ट जिस पब्लिकेशन ने शाया किया, तो वो सारे इसका हिस्सा बन जाएंगे। अब ये मैं गेसवर्क की बुनियाद के ऊपर ये बात कह रहा हूँ कि मेरे सुनने में ये बात आई कि उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें एक्टिवेट हुई और उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने कहा मैंने तो इस पर दस्तखत ही नहीं थे किए। एक यहाँ सवाल पैदा होता है हसन रज़ा पाशा साहब, कानून का जो नोटिफिकेशन है वो 18 को है। हाँ जी, जो 18 अगस्त गजट को, नोटिफिकेशन है वो 18 को है, और लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 11 अगस्त यानी 11 11 अगस्त अगस्त को एक हफ्ते पीछे से डीम्स उसका टू बी असेंटेड, ये जो लिखा उसका हुआ है। इतलाक है उसका वो 11 अगस्त से किया देखिए गया। उसमें 11 अगस्त के साथ जो वर्ड है डीम्स टू बी असेंटेड ऑन 11 अगस्त, यानी 11 अगस्त को वो उनको कह दिया कि वो डीम्स हो गया, सदर साहब तो कह रहे हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, दस्तखत लेकिन जो नहीं लॉ किए। मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन कहता है कि ये 11 से इतलाक हो गया इसका। जी ये गजट तो नोटिफिकेशन है ना 11 सर, से इतलाक का मतलब होगा कि जो विद री एफआईआर साइफर वाली है, वो कवर जो शाह महमूद का केस है जी जिसमें इमरान खान नामजद है, एग्जैक्टली और जितने भी और लोग वो नामजद करना चाहें, आज़म खान को करना चाहें, और जी लोगों जी को करना वो चाहें, इसमें शीरी कवर है। मज़ारी को पकड़ना चाहें, वो लोग जो उस मीटिंग का हिस्सा थे, इवन असद मजीद को पकड़ के लाना चाहें तो ले आएं, तो वो सारे लोग इसका इस साथ उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, इतलाक क्योंकि 11 से हो जब गया तक सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करके कुछ स्ट्राइक या डाउन ना इसको कर दे। अदरवाइज डिसाइड नहीं होता, और इससे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप खुद अंदाज़ा लगा लें क्या होगा। दैट शोज द टॉप लेवल हायरार्की लेवल इन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज पाकिस्तान कि वो देयर। किस तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच से ये सारी चीज़ें तैयार करके रखी हुई देखिए ना, उसको 8 को वो रिसीव हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट प्रेसिडेंट हाउस 18 को गजट और नोटिफिकेशन हुआ 18 को उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 11 अगस्त। और बंदे भी पकड़े गए। वो तो फिर 11 के बाद फिर FIR दर्ज आबिद हुई। शेर अली साहब, ये कहानी इतनी सादा है नहीं है, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ। कल को आपके शहबाज शरीफ साहब अगर पकड़े जाए ना, नैब केस भी लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे, तो वो फिर आप परेशान ना होइएगा, फिर ना बताइएगा कि वो हमें तो पता ही नहीं था इसके अंदर ये चीज़ें भी शामिल हैं। मलिक साहब हम तो कभी परेशान हुए ही नहीं हैं 98 से ये काम होते आ रहे हैं। पहले जनरल मुशर्रफ ने जुल्म किया हमारे साथ, फिर और इसके बाद फैज़ हमीद का एपिसोड ले लें, और जिस तरह से भी नवाज शरीफ साहब की फैमिली को विक्टिमाइज़ किया गया, और एक पनामा पे शुरू होकर एक एकामा पर उनके साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई, लाइफ टाइम के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, ये किस आइन के कानून के तहत किया गया, ये इसकी क्या कहाँ पे प्रोविज़न है इसकी आइन में, मुझे बताएं। इतना बेहतर ये सीक्रेट आर्मी सीक्रेट एक्ट के जो इमरान खान ने साइफर लहरा कर पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया, तो ये चीज़ें हैं। और भी करप्शन के लामहला केसेस हैं जो पाकिस्तान के कौम के सामने हैं। तो मलिक साहब हमें मैं आपको एक बात बताऊँ, नवाज शरीफ साहब की ऑनेस्टली वो नैब की एक शिक भी मिटाने के आइनी तौर पर खिलाफ, उन्होंने कहा जी हमने तो भुगत लिया यार। मैंने मियाँ साहब को खुद सुना, उन्होंने कहा आबे शेर अली हमने असी तो भुगत लिया है, भुगत दो इन्होंने। तो ये चीज़ें हमें नहीं मायूब करती, हम तो इस प्रोसीजर से गुजर गए हैं। जब आप हर चीज़ वो जो नवाज शरीफ की और उनकी फैमिली के आबिद खिलाफ शेर जाती अली थी, साहब, आपने अगर एक कुछ पेज उसके पे होकर सर्टन जो रगड़ा। पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स नैब की इंट्रोड्यूस करवाई थी पीडीएम की हुकूमत ने, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो आपकी पीडीएम के कुछ तो आगे सरकर्दा कौन शख्सियात के सी केसेस आगे दोबारा कौन सी रीओपन हो दूध जाएंगे। की मलिक साहब आगे कौन सी दूध की नहरें वहाँ पे बह रही हैं? आगे भी स्ट्राइक डाउन होते रहे हमारे खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ तो कभी भी ये काम नहीं हुआ। तो ये सारे काम तो हमारे साथ होते आ रहे हैं। छोड़ें, ये बाबा डैम से शुरू हुए, वो जस्टिस खोसा और अजमत सईद, ये सारे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। हम इन चीज़ों के पलशाह से आदी भी हो पूछ लें। चुके हैं। ये पलशा मलिक साहब जो उनसे सूरत पूछो हाल है जिनको ऑफिशियल डर है। सीक्रेट एक्ट वाली, पलशा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कैनवस है, ये बहुत एक्सपेंड हो सकता है, इसमें फंडामेंटल राइट्स के इशू आएंगे, और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी बोझ है इस वक्त के जाते जाते 16 सितंबर से पहले पहले बंदयाल साहब कुछ ऐसे फैसले कर जाएं कि उनकी नेक नामी हो जाए, जिसमें शायद ये मामला भी उनके सामने जाने वाला है। देखिए नदीम साहब, मैं तो समझती हूँ कि
अगर आप मुझे सच कहने का इजाज़त दें तो मुझे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस मुल्क के साथ एक भयानक खिलवाड़ हुआ है। ये खिलवाड़ उस दिन से शुरू हुआ जब इस शख्स को इमरान खान नामी लाकर यहाँ इंस्टॉल किया गया, और आज तक हम वहाँ से उठ नहीं पाए जहाँ हमें जिस गड्ढे में फेंका गया, और ना आप किसी में हिम्मत है कि हमें इस गड्ढे में से जो है बाहर निकालने का कोई रास्ता सूझे। अब बात यह है कि इस वक्त नदीम मलिक साहब इस खेल में इंतहाई खौफनाक प्लेयर शामिल हुए हैं। क्या आप खुद सोचिए, क्या बड़े बड़े वो ममालिक जिनके नाम इमरान खान साहब लेते थे, वो लोग क्यों आज, जिनको इन्होंने कहा कि इसी साइफर में जिस पर आज ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, कि उन्होंने इस हुकूमत को लाने में पीडीएम की एक किरदार अदा किया और उन्होंने मेरी हुकूमत को गिराया, फिर क्या वजह है कि वही बड़ी बड़ी आलमी कुव्वतें जो हैं इनके हक में इतना बोलने लगी? क्या वजह है कि वहाँ से इनके हक में आवाज़ें उठने लगी? हालांकि आज से पहले क्या पाकिस्तान में कभी ह्यूमन राइट्स पे कोई इशू नहीं हुआ, वायलेशंस नहीं हुई? क्या कभी यहाँ को मार्शल लॉज नहीं लगे? क्या कभी लोगों को बेजहा बस्ती लोग जो लीडरान हैं उन्होंने अपनी जानें नहीं दी? और फिर आप ये देखिए कि इजराइल जैसा मुल्क जिसका नाम ही जुल्म और जालिम से इबारत है, जुल्म से इबारत है, वो मुल्क जो है वो उसको तकलीफ हो गई और वो यूनाइटेड नेशंस में बोल रहा है। कभी आपने सुना है कि इजराइल, जिस पे पूरी दुनिया की लानत और फिटकार पड़ रही है कि उसने जो है फ़लस्तीनियों के साथ आज कई दहाइयों से वो बच्चों तक को नहीं छोड़ता, वो हमें लेक्चर दे रहा है कि हम इस पार्टी के साथ क्या? आप मुझे बताइए, ये सब कुछ क्या ऐसे ही हो रहा है? क्या ऐसे लोगों के दिल में हमदर्दियां पैदा हो रही? नहीं नदीम मलिक साहब, आज से चंद दिन पहले इस्लामाबाद के साथ ही रियासत को बड़ी बुरी तरह ललकारा गया। क्या ये सब ऐसे ही हो रहा है? ये सब ऐसे नहीं है, ये एक सोची समझी स्क्रिप्ट थी जिसको बीच में आकर ये 9 मई को इन्होंने उसका क्लाइमैक्स करना था और इन्होंने इस यहाँ बगावत करवानी थी, वो नहीं हो सका। लेकिन चूंकि वो फेल हुआ, उसके रिपरकशंस आज हम और आप भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें आईएमएफ ने चंद टकों की खातिर जलील किया और किस कदर मुश्किल शराइत। मैंने तो ये कहा भी है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं कि आईएमएफ की शराइत इस मुल्क में किसी खतरनाक बलवे का जो है पेश ख़ैमा बन सकती है, कि आईएमएफ की जो शराइत है जो हमारे गले दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सदर साहब के सेक्रेटरी वकार अहमद को तब्दील कर दिया गया और उनके ऊपर चार्ज जो हमें मीडिया वालों को पता चला है वो यही है कि सदर साहब ने उनसे बुला के पूछा कि मैंने कहा था बिल रिटर्न कर दो, आपने किए क्यों नहीं? तो फ़राइज़ से गफलत बरतने पर उनको तब्दील किया गया। लेकिन अभी उनका ख़त एक हमारे सामने आया, जब मैं कर रहा हूँ तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर मेरे सामने आया, मैं पूरी इसकी तहकीक नहीं कर सका, लेकिन जो उसके मंदरजात हैं, ख़त की कॉपी है मेरे पास, तो वो मैं आपको बताता हूँ तस्दीक के बगैर इस वक्त। वो कहते हैं वकार अहमद साहब के 2/8 को आर्मी एक्ट अमेंडमेंट हमारे पास प्रेसिडेंट हाउस आया और वो सदर साहब को भेज दिया गया। सदर साहब से वो आज 21/8 तक उसकी कॉपी वापस फ़ाइल की, सेक्रेटरी ऑफिस में मौसूल नहीं हुई, इसलिए मैंने उसमें ना कोई गफलत बरती ना उसको रोका। जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो प्राइम मिनिस्टर के कॉन्सेंट के साथ 8 अगस्त को हमारे पास आया